नमस्कार एवरीवन, आई एम गुरक्षित एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल। अब आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ और आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बिगिनर से लेके एडवांस तक आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ और आप इससे इतना कुछ सीख जाओगे कि आप नेक्स्ट टाइम आप क्लास में जाके बोल सकते हो कि हाँ मैंने भी एक्सेल सीखा हुआ है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपको एक्सेल के बेसिक्स तो पता ही है, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है। तो मैंने एक्सेल को एकदम शुरुआत से समझाया, रो कॉलम एंड सेल सब कुछ समझाया। सो बिगिनर्स तो इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप ये सब जानते हो और आप सिर्फ फॉर्मूलाज और ये सब सीखने आए हो, सो मैंने इस वीडियो में चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप उन चैप्टर्स में जाके स्किप कर सकते हो और आपको जोन सा चैप्टर देखना है वो देख सकते हो। सो आई होप आपको जो मेरी मेहनत हो पसंद आई हो। सो लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू अ पीसी स्क्रीन। सो जैसे कि आप सबके सामने एक पीसी स्क्रीन आ चुकी होगी जिसमें मैं आपको एक्सेल का एक पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। और मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ कि ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं बिगिनर से लेके एंड तक आपको हर एक चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप फॉर्मूलाज परफॉर्म कर सकते हो। और मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और ये सब कुछ जो भी मैं सिखा रहा हूँ सब कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आप एंड में बन जाओगे एक एक्सेल किंग। और आप अपनी क्लास में और कहीं पे भी स्टाइल में मार सकते हो यार मैं तो एक्सेल भी सीखा और सब कुछ किया हुआ है। तो हम सीधा बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल पे। और अगर आप जानना चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है और वर्ड आता है और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आती है, उन्हें फ्री में कैसे डाउनलोड करना है, सो उस पर एक मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में कार्ड में आ चुकी होगी, जरूर देख लेना। सो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। आप अपने अगर पीसी में आए हो विंडोज में, सो आप इधर से सर्च पे क्लिक कर सकते हो एंड इधर मैं से सर्च मार सकता हूँ एक्सेल। सो अगर मैं एक्सेल सर्च मारूंगा तो इधर मैं से ओपन पे क्लिक करूंगा सो एक्सेल का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो मैं आपको पहले कह रहा हूँ आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम ईजी से एकदम हार्ड तक सब कुछ सिखाने वाला हूँ। ओके, सो बहुत मजा आने वाला है। सो अभी हम क्या करेंगे, इधर ब्लैंक वर्कबुक पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, उससे एक आपका न्यू प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब जैसे कि आप कहीं ना कहीं पे ऐसे किसी भी एप्लीकेशन में जाते हो तो आपको सबसे पहले तो एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना होता है ना। सो वो उसका वेलकम इंटरफेस था, उधर से आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब आपने जैसे ही अपना न्यू प्रोजेक्ट बनाया, आप जैसे कि मेरा पॉइंटर देख सकते हो, अभी मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है टेबल्स और ये सब कुछ, तो चिंता मत करो, हम सब कुछ सीखने वाले हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये है पूरा वर्किंग इंटरफेस ऑफ एमएस एक्सेल। अब जैसे कि आप देख सकते हो इधर हमारे पास आपको कुछ इधर नंबर दिख रहे होंगे साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपको ऊपर की साइड कुछ ऐसे लेटर्स दिख रहे होंगे ABCDEFGH। ओके, ये सबकी स्क्रीन में आ रहा होगा। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो, अगर आप लेफ्ट साइड में जो नंबर्स देखोगे आप इन्हें सिलेक्ट करोगे सो इसे हम कहते हैं रो। ओके, 1 2 3 4 सारे रो हैं। ओके, ये सारे रो हैं और मैं आपको बता दूं एंडलेस है। जो आपकी एक्सेल शीट होती है वो एंडलेस होती है, आप करोड़ में जा सकते हो, कुछ जितनी लाइंस में डेटा लिखना है आप लिख सकते हो। और अगर आप ए बी वाले की बात करोगे तो इसे हम कहते हैं कॉलम, जो ऊपर से नीचे आते हैं उसे हम कहते हैं कॉलम और साइड में जो होते हैं उसे हम कहते हैं रो। अब जहाँ पे कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ई सिलेक्ट कर लिया और ई में मैंने सिलेक्ट कर लिया 6, तो अगर मैं ई इधर जाऊं तो ये है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम, सो इसे हम कहते हैं अ सेल। अब इधर आप अपना सारा डेटा इनपुट करोगे, अब इधर आपको इस सेल का नाम भी दिखेगा, इस वाले ऑप्शन का नाम होता है नेम बॉक्स, कि आप जिस भी सेल पे हो ये आपको लोकेट करेगा। अब देखो ये छोटी सी एक्सेल शीट पर काम नहीं आता, जैसे कि हमारी तो बहुत छोटी सी है, सो हमें दिख जाता है ये रहा 6 और ये रहा ई। सो एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, सो इसे हम कहते हैं एक सेल। अब मैं आपको बेसिक सेल, रो एंड कॉलम तो समझा चुका हूँ, ये आपके एक्सेल ट्यूटोरियल में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सेल में आप डेटा कैसे इनपुट कर सकते हो। अब मान लो मैं A1 सेल में चला गया जो A और 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, सो इधर मैं क्या करूंगा, इधर आपको कुछ भी डेटा इनपुट करना है सो या तो आप इधर फॉर्मूला बार पे से क्लिक करके कुछ टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 1 2। हम मान लो कोई टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं, सो मैंने इधर 1 2 लिख लिया, या आप कुछ भी लिख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस सेल के अंदर से टाइप करो 1 2 एंड H, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। सो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल आप क्यों सीख रहे हो। एक्सेल आप सीख रहे हो ताकि आप डेटा को मैनेज कर पाओ और टेबल्स और ये सब बना पाओ। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक और चीज़ होती है कि मान लो मुझे कुछ इधर एडिशन करना है कि 25 + 25, तो इधर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 25 + 25। अगर मैं इधर 25 लिख दूँ और इधर मैं लिख दूँ 25,
तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 25 + 25 इज इक्वल टू व्हाट। एक्सेल शीट में आप कैलकुलेशंस ऐसे नहीं कर सकते बाय नंबर्स। आप 25 + 25 लिखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको फॉर्मूलाज की मदद से कुछ सीखना है तो फॉर्मूलाज को लगाने के लिए आपको सेल्स को प्लस या माइनस करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मूला यूज करना चाहते हो। जैसे कि अब मुझे 25 और 25 को प्लस करके इधर C1 में लाना है। सो मैं इधर क्या लिखूंगा, सबसे पहले आपको इज इक्वल टू लिख देना है। इज इक्वल टू मतलब कि इधर उसका सम आना चाहिए। सो इज इक्वल टू हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है जिसमें हमने 25 लिखा है उसका आप इधर से नाम देख सकते हो A1। सो हमने इधर A1 लिख दिया और हमारा जो सेकंड बॉक्स है उससे पहले हम प्लस लिख देते क्योंकि हमें इन दो नंबर्स को ऐड करना है। अगर आपको माइनस करना है तो माइनस भी कर सकते हो, बट हमें तो ऐड करना है। सो हम इसे ऐड करेंगे और इसका नाम है B1। सो हमने ये दो इधर इनपुट कर दिया है। अब अगर हम इस टिक वाले पे क्लिक करेंगे एंटर पे, सो इधर आपको इसका सम मिल जाएगा। सो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक फॉर्मूलाज है जो आप सबको आने चाहिए अगर आप एक्सेल सीख रहे हो। और जिन लोगों को इसे आता है, सो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखना क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। अब मैं सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं सिखाने वाला, मैं इसमें आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। सो इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो आई होप अभी तक आपको ये पूरा ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ रहा हो। और अगर आपको अभी तक ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और एक छोटा सा कमेंट कर देने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और चैनल पे जाके आप और भी ऐसी वीडियोस देख सकते हो और वो वीडियोस बाद में देखना, पहले भी एक्सेल का ट्यूटोरियल पूरा देखो। अब मान लो अभी तक हम सीख चुके हैं कि सेल्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। अभी हमें क्या करना है, मान लो अपने लिए टाइम टेबल बना रहे हो। सो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने तो अपना टाइम टेबल लिख लिया है फर्स्ट अपनी हेडिंग। अब आपको क्या चाहिए, ये जो सेल है बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है और मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है। सो इधर आप साइड में जाओगे, ऐसे राइट की तरफ आप इसे ड्रैग करोगे। सो ऐसे करके मैं इसकी से विड्थ बढ़ा सकता हूँ। देन आप सेम तरीके से इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसकी शेप किस टाइप की चाहिए, आपको बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए। टाइम टेबल आपकी हेडिंग उसी तो बड़ी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, इधर आपको ऊपर से दिख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें। सो हम धीरे धीरे सब कुछ समझते हैं। अब आप इधर आओगे, सबको दिखेंगे फॉन्ट वाले ऑप्शंस। अब देखो, अगर आपने पहले कभी कंप्यूटर यूज़ किए तो आप तो इनसे फेमिलियर होगे, बट ये ट्यूटोरियल उनके लिए भी है जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को चला रहे हैं या फर्स्ट टाइम एक्सेल को खोल रहे हैं। तो सबसे पहले इधर आपको दिखता है फॉन्ट फेस, यानी कि जो आपको फॉन्ट का स्टाइल होता है। जैसे कि अभी जो हमने फॉन्ट का स्टाइल लगाया हुआ है वो है कैलिबरी। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, इधर मैं ऐसे डाउन एरो पे अगर क्लिक करूंगा तो मुझे तो बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं। मैं इनमें से कोई भी लगा सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो इधर एक हिंदी का भी फॉन्ट है। ओके, इधर आ चुका है टाइम टेबल। ओके, सो आप अपने हिसाब से चूज करके कोई भी फॉन्ट लगा सकते हो। जैसे कि मुझे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। अब आप नॉर्मल फॉन्ट भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी एक्सेल शीट को फैंसी बनाना है या एकदम सिंपल बनाना है। सो मैं तो सिंपल ही अच्छा मुझे लगता है, सो मैं कैलिबरी चूज करूंगा। और इधर से अपने फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको थोड़ा छोटा लग रहा है, आपकी हेडिंग होनी चाहिए थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। सो आप इधर से बड़ी कर सकते हो, जैसे कि इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी। ओके, एंड जैसे आप इसे बड़ा करोगे आपके जो सेल्स हैं वो मर्ज हो जाते हैं। अब सेल को मर्ज करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब मान लो हमें इतना बड़ा चाहिए 26, क्योंकि अब देखो ये तो हमारा टाइम टेबल है ना, तो हेडिंग थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब इधर से हमने सिर्फ 26 कर दिया। अब देखो ये जो चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अगर आप बोल्ड पे क्लिक करोगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। अगर आप इटैलिक पे क्लिक करोगे तो टेढ़ा सा हो जाएगा, इसे हम इटैलिक कहते हैं। अब जो कंप्यूटर यूजर्स हैं जिनने पहले कंप्यूटर को यूज किया हुआ है उन्हें सब कुछ करना आता है। बट अब ये चीज़ बिल्कुल मत भूलो कि ये ट्यूटोरियल उनके लिए भी है जिन्हें पूरा कंप्यूटर चलाना सीखना है, पूरा एक्सेल चलाना सीखना है। तो चिंता मत करो, और जिनको ये सब करना आता है आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो एंड नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ सकते हो। अब इटैलिक को हम इसे हटा देते हैं, बोल्ड को भी हटा देते हैं। अब हमारा जो इधर नेक्स्ट ऑप्शन आता है, हमारे पास आता है अंडरलाइन। अब अंडरलाइन से क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। अभी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम चला रहे हो। अब आप इधर देखोगे तो आपको दिखेगा बॉर्डर। अब हम पहले इस अंडरलाइन को हटा देते हैं एंड बोल्ड लगा देते हैं क्योंकि ये हमारी हेडिंग है। अब देखो हम क्या चाहते हैं, हमारा जो टाइम टेबल वाला सेल है ये सब की तरह बेसिक से लग रहा है। अब ये हमारी एडिटिंग है, हमें क्या करना है, इसके सेल के आसपास हमें एक बॉर्डर लेके आना है। सो आप इधर से बॉर्डर कैसे लगा सकते हो, आपको इस साइड दिखेगा बॉटम बॉर्डर। अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं ऐसे बॉटम में ही बॉर्डर लगा सकता हूँ। जैसे सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप ऐसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सेल के नीचे से एक बॉर्डर लग जाएगा बॉटम में। बट हमें क्या चाहिए, हमें पूरे सेल में बॉर्डर चाहिए, हमें पूरे के पूरे सेल में बॉर्डर चाहिए उसके साइड में। सो हम क्या करेंगे, इस पे से डाउन एरो पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको पूरे पे बॉर्डर चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर सकते हो। सो जैसे कि आप देख सकते हो बॉर्डर आ चुका है।
है। अब आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही थिक है, सो हम ऐसे जाते हैं एंड आपको चाहिए कि थोड़ा थिक आउटसाइड बॉर्डर्स हो, सो हम थिक कर देंगे, सो थोड़ा सा थिक आ जाएगा। अब आप सबको लग रहा है जो बॉर्डर है ज़्यादा मतलब पतला सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, हमें थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड चाहिए। सो अब हम इस पर दोबारा जाते हैं एंड डाउन एरो पे क्लिक करोगे सबको इधर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो हम क्या करेंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर पे अगर क्लिक करेंगे, सो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले से ज़्यादा थिक हो चुका है। सो इधर से हम इसे कर चुके अपने बॉर्डर को थिक। अब जो हमारी हेडिंग है वो रेडी हो चुकी है। ओके, अब आप इधर अगर साइड में आओगे तो आपके सीधे एक ऑप्शन आएगा फिल कलर करके। अब मान लो आपका जो ये सेल है इसमें आपको कुछ कलर फिल करना है, जैसे कि इधर हमारा जो टेक्स्ट है वो तो ब्लैक है, बट अगर आपको कोई कलर फिल करना है वाइट, या वाइट तो पहले से फिल्ड है सॉरी, अगर आपको येलो फिल करना है या ब्लू फिल करना है, ये सब आप कर सकते हो। वैसे ये अच्छा नहीं लगता, प्लेन सिंपल अच्छा मुझे लगता है। अब अगर आपको फिल कलर करना है तो आप इधर से कलर फिल कर सकते हो, जैसे कि टाइम टेबल थोड़ा मतलब हेडिंग लगनी चाहिए कि हेडिंग है, सो मैं इधर येलो फिल कर दिया। और अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप इधर से अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसे इधर से ब्लू कर दिया है। अब रुको मैं इसे रेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ओके, और इसे हम कर देते हैं अभी व्हाइट। सो आई होप अभी जो कोई फॉन्ट वाली सारी सेटिंग्स आपको समझ में आ गई हो। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अलाइनमेंट पे। अब अलाइनमेंट तो आप सबको पता ही होगा, रुको मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। हम इधर जाते हैं एंड इसे हम कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा विड्थ में। अब जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम आते हैं अलाइनमेंट में। अब आप सब सोच रहे हो कि हमारा जो सेल है इतना बड़ा है बट ये टेक्स्ट एकदम साइड में क्यों बैठा है, ये बीच में क्यों नहीं है। सो आप ये सब कुछ इधर से चेंज कर सकते हो, जैसे कि इधर से अगर आप सेंटर लाइन लगा दोगे तो सेंटर में आ जाएगा, आप लेफ्ट लाइन लगाओगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट लाइन लगाओगे तो राइट में आ जाएगा। सो अभी हम इसे सेंटर कर देते हैं। अब देखो ये तो हमने साइड वाली अलाइनमेंट कर ली कि लेफ्ट राइट। ओके, अब मान लो आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट को ऊपर करना है, ये जो सेल है सो हम क्या करेंगे ऊपर वाली अलाइनिंग चूज कर लेंगे। अगर मैं इस रो को इसे बड़ा कर दूं सो आप देखोगे कि ऊपर आ चुका है। अब मान लो मुझे इसे नीचे करना है तो मैं इधर से इसे नीचे कर सकता हूँ, ये मुझे बीच में करना है तो मैं इधर से बीच में कर सकता हूँ। सो आप ऐसे चेंजेस कर सकते हो अपनी अलाइनमेंट में। अब वो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये सब एडिटिंग कैसे करनी है, कि आपके एक्सेल शीट किस चीज़ के बारे में। अब मान लो आपको इतना ही चाहिए, ये सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है। ओके, बॉर्डर भी आ गया, देन कलर भी हमने अपना टेक्स्ट कर लिया। ओके, सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ओरिएंटेशन पे। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अब हम एक्सेल में टेक्स्ट को रोटेट कैसे कर सकते हैं। अब फोटोशॉप और बाकी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में तो आप ऐसे साइड से ऐसे रोटेट कर देते हो, बट ऐसे रोटेटिंग काम नहीं आता। सो अगर आपको अपने टेक्स्ट को रोटेट करना है सो आप इधर से ऐसे क्लिक कर सकते हो एंड आपके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जैसे अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो एंगल क्लॉकवाइज। अब मैं ऐसे करूंगा तो मेरा टेक्स्ट ऐसे रोटेट हो जाएगा। सो आप इसे ऐसे रोटेट कर सकते हो, बहुत कुछ आप इधर से कर सकते हो। अब मान लो आपको और इसमें ऑप्शन चाहिए सो आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जा सकते हो, उसमें आपके पूरी सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब ये आपका टेक्स्ट आपको जैसे भी स्टाइल में से रोटेट करना है आप इसके एनालॉग की मदद से इसे रोटेट कर सकते हो या डिग्रीज में आप ये लिख सकते हो। अब मान लो मुझे इतना ज़्यादा 90 डिग्री रोटेट करना है तो मैं इसे 90 डिग्री ऊपर रोटेट करूंगा तो इसे रोटेट हो चुका है। अब वो अपने हिसाब से देख सकते हो। सो हम इसे कर देते हैं नॉर्मल, हम जाते हैं एंगल में एंड डिग्रीज को हम सीधा कर देते हैं 0। सो ये वापस अपने एनालॉग में आ जाएगा जो इसका फॉर्मेट है। सो जैसे कि आप देख सकते हो वापस ठीक हो चुका है। सो ये सब बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए कि ठीक वापस कैसे करते हैं, और अगर आपसे ठीक नहीं हो तो आप अंडू पे क्लिक कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको आज के लिए इतना ही करना है बाकी आप कल रिज्यूम करोगे सो आप क्या कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को इधर से सेव कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपने जो भी मेहनत की वो बर्बाद नहीं जाएगी। आपने बॉर्डर लगाया, देन कलर चेंज किया, और ये मेहनत नहीं है, अभी आगे मैं आपको और भी बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, तो इस ट्यूटोरियल को एंड तक जरूर देखना। सो अभी हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की जो हमारे पास आता है मर्ज एंड सेंटर। अब मान लो अपने जो अपने प्रोजेक्ट में हेडिंग डाली हुई टाइम टेबल, आपको क्या करना है कि आपको ये जो चारों सेल है आपको इन सबको जोड़ना है और वो एक ही में से हेडिंग आनी चाहिए, मतलब सेल्स आपको ज्वाइन करने हैं। सो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इन सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो एंड अगर आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे तो जो सारे सेल्स हैं मर्ज हो जाएंगे और आपका जो टेक्स्ट जो बीच में हमने जैसे कि अलाइनमेंट मैंने आपको दिखाई थी, मैंने बीच में अलाइनमेंट लगाई थी, सो मर्ज एंड सेंटर में आ गया। अब आप डाउन एरो में जाके देख सकते हो कि अनमर्ज आप सेल्स कर सकते हो कि जो भी अपने चेंजेस किए हो वापस ठीक हो जाए। अब मान लो आपको हेडिंग लिखनी है सो मर्ज कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, या मान लो आपको कुछ सब टाइटल्स लिखने हैं, कुछ भी लिखना है सो आप इधर से लिख सकते हो। और मर्ज एंड सेंटर बहुत ही ज्यादा काम आता है। सो मैंने अभी तक आपको जो भी सिखाया, मैं कह रहा हूँ सिर्फ वीडियो देखते मत रहो, आपको साथ ही ये सब कुछ प्रैक्टिस करना है, तभी आप ये सब कुछ प्रैक्टिकली सीखोगे। सो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सीखनी है, ये रटने वाली नॉलेज नहीं सीखनी। सो आई होप आपको जो अलाइनमेंट वाला सेक्शन है अच्छे समझ में आ गया हो। सो अभी तक मैं आपको ऊपर इधर ये फॉन्ट सिखा चुका हूँ एंड अलाइनमेंट सिखा चुका हूँ। सो अभी हम बढ़ते हैं
अपने नंबर फॉर्मेटिंग पे। अब धीरे धीरे आप सीख रहे हो यार, हम आगे बढ़ रहे हैं। सो अभी हम बढ़ते हैं नंबर फॉर्मेटिंग पे। अब मान लो आपने जब अपना कुछ ऐसे टेक्स्ट डाल लिया है, मान लो हम डाल देते हैं 25 और इधर भी हम डाल देते हैं 20, ये हम 50 डाल देते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है कि जो 50 नंबर है, अब आपने 52 डाल दिया एज अ डेटा। अब आप क्या कर सकते हो, एक्सेल को ये बता सकते हो कि जो आपने नंबर डाला है ये क्या है। अब नंबर फॉर्मेटिंग को समझने के लिए आपको मैं भी जो भी बोल रहा हूँ आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। सो नंबर फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हमने तो 50 लिख लिया है। अब एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि 50 क्या है, ये 50% है, ये 50 करेंसी, 50 रुपीज है, 50 पैसा, ये क्या है। सो अगर आप इस पे से क्लिक करोगे एंड अगर आप इसे नंबर फॉर्मेटिंग पे से क्लिक करोगे, सो अभी आपने जो ऐड किया वो जनरल डेटा है। सो अभी एक्सेल के हिसाब से जनरल डेटा है, बट अगर आप इसे डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो स्पेसिफाई कर सकते हो कि नंबर आपने क्यों डाला है। ये कोई करेंसी है क्या, ये 50 रुपीज है, ये अकाउंटिंग में काम आता है, शॉर्ट डेट है। अगर आप नंबर लिखोगे तो आप जैसे कि देख सकते हो जो डेसिमल आ चुका है, आपको डेसिमल बढ़ाना है या कम करना है, सो जैसे से डिक्रीज एंड इंक्रीज कर सकते हो। और इधर डेसिमल की जगह भी ऐसे कुछ लिख सकते हो। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमने नंबर किया है, मान लो ये कोई नॉर्मल नंबर है, सो आपका डेसिमल इधर आ चुका है। अगर मान लो कोई करेंसी है, सो इधर आ चुका है हमारा 50 रुपीज। अगर 50 रुपीज है तो इधर रुपीज का साइन आ चुका है। अभी बहुत सारी जगहों पे काम आता है, आपको मैनुअली रुपीज का साइन डालने की जरूरत नहीं है, फिर डॉट डाल के पैसे डालने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग सोचोगे कि एक्सेल को कैसे पता कि मैं इंडिया से हूँ, उसने रुपीज कैसे डाला। अब मान लो किसी और कंट्री में बैठो, को किसी और कंट्री के लिए एक डेटा शीट बनानी है, ओके, और उसमें फिर आना चाहिए डॉलर, कि मान लो यूएस के लिए बना रहे हो। सो आप क्या कर सकते हो, इस पे ऐसे क्लिक कर सकते हो और अगर आप ये वाला डाउन एरो पे ऐसे क्लिक करोगे, सो इधर से अपनी करेंसी चेंज कर सकते हो सिंबल्स में जाके। अब सिंबल में आप इसे बिटकॉइन कर सकते हो, रशिया का कर सकते हो। देन अभी के लिए हम इसे कर देते हैं डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स का हमने इसे डॉलर कर दिया। सो अगर मैं ओके पे क्लिक करूंगा, सो इधर जैसे कि आप देख सकते हो करेंसी में जाके हो चुका है $50। आप पैसे अपनी करेंसी इधर से चेंज कर सकते हो, बट मैंने अभी अंडू करके इसे वापस कर दिया है रुपीज। अब मान लो अंडू तो आप सीख चुके हो, अब रीडू का क्या मतलब है, अब इस पे क्लिक करोगे ऐसे, सो रीडू करके ये दोबारा डॉलर हो जाएगा, अंडू करके ये हो जाएगा 50 रुपीज। सो अभी हम और देखेंगे, अभी तो हमने करेंसी की है। अब मान लो आपको कोई इधर डेट लिखनी है, ओके, डेट टाइम, अभी हम लिख लेते हैं मान लो एक शॉर्ट डेट। सो इधर जैसे कि आ चुके हैं 19 ये फरवरी और 1900 वाह। ओके, सो हम क्या करते हैं, आपको इसे एडिट करना है, सब जैसे इसे एडिट कर सकते हो। मान लो आज की क्या डेट है, आज मान लो मुझे इधर लिखना है कि आज की डेट में मुझे ये काम करना है, मैं अपना खुद का एक टाइम टेबल बना रहा हूँ। तो टाइम टेबल बनाने के लिए मुझे डेट लिखनी पड़ेगी कि आज की डेट में मुझे एडिटिंग करनी है, देन मुझे एक्सेल में एक शीट बनानी है, देन ये सब कुछ करना है। सो मैं आज की डेट लिख लेता हूँ 24। सो आज है मई, सो मैं लिख देता हूँ 05 और 2020, ओह नो 2021। अभी साल कोविड की वजह से इतना जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला कि 2020 कब था, 2021 कब हो गया। सो तो जैसे कि आप देख सकते हो हम एक डेट लिख चुके हैं और ये सब बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे कि अगर आप इस टेक्स्ट पे जाओगे सबको तो दिख जाएगा कि ये एक डेट है। सो अभी तो हमने बहुत ज़्यादा छोटी एक्सेल शीट बनाई है, अगर आप एक बड़ी एक्सेल शीट बना रहे हो तो ये आपके काम आने वाला है। अब हम नीचे जाएंगे और भी आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हम इधर मान लेते हैं, हम इधर से कर देते हैं परसेंटेज। अब आप सोचोगे हमें परसेंटेज क्यों करनी, चलो परसेंटेज करनी है वो भी ठीक है, बट आपको मैं एक और इसका काम बता देता हूँ। अब मान लो आपको ये पता लगाना है, रुको हम इसे पहले डिलीट कर देते हैं और इधर हम लिख देते हैं 25। इधर हमने इधर 25 लिख दिया एंड इधर हम लिख देते हैं 5%। अब आपको ये पता लगाना है कि 25 का 5% क्या होता है। अब जो हम नंबर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं वो इसी सब के काम आता है कैलकुलेशन करने के लिए। सो अभी आपको पता लगाना है कि 25 का 5% क्या है। हम सिंपली लिखेंगे इज इक्वल टू, देन हम इधर लिख देंगे इसका जो हमारा ये H6, देन हम इसे करेंगे इनटू। अब इनटू के लिए कंप्यूटर में आपको बता दूं, अब x लिखोगे तो इनटू नहीं होगा, इनटू के लिए आपको 8 के ऊपर से शिफ्ट दबा के लिखोगे ना तो एक ऐसा सा एक कोलन आएगा, इसे हम इनटू कहते हैं कंप्यूटर में। अब देखो कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है और अगर आप कंप्यूटर की भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो कि पाइथन में कैसे कोडिंग करते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज आप कैसे सीख सकते हो, सो अगर आप वो सीखना चाहते हो सब हमारे कमेंट से जरूर बता सकते हो, मैं इस पर एक बेस ट्यूटोरियल बना दूंगा। अब हमने इसे इनटू कर दिया और इसे हम कर देते हैं 5%। अभी हम अगर इसे एंटर पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 25 का 5% है 1.25। अब देखो जो हमने नंबर फॉर्मेटिंग की वो कितनी ज़्यादा यूजफुल थी। अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की परसेंटेज निकालने के लिए
हमने सिर्फ 2 सेकंड में इसकी परसेंटेज निकाल ली। अब आप जाओगे कॉपी पे लिखोगे कि इसका परसेंट इतना होगा, देन ये होगा। इससे सिंपल आप एक्सेल नहीं कर लो, अपनी शीट के अंदर अंदर आप वैसे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। और सिर्फ आप परसेंटेज ही नहीं निकाल सकते, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, और सब कुछ हम सीखने वाले, चिंता मत करो। सो आई होप जो आपको नंबर फॉर्मेटिंग वो अच्छे समझ में आ गई हो कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। सो अभी हम बढ़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। अब बहुत सारे लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नाम सुन के उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है कि अब इसमें क्या होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको नंबर फॉर्मेटिंग अच्छे समझाया था, वो तो बहुत ज्यादा इजी था। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बहुत ज्यादा आसान है। आप अगर अच्छे से समझोगे जो मैं समझा रहा हूँ तो आपको ये भी अच्छे से आ जाएगा। सो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को प्रेजेंट करने के लिए मैंने अपनी एक्सेल शीट पे कुछ डेटा ले लिया, जैसे कुछ ऐसे नंबर्स लिख लिए 23, 12, देन 32, 21। ओके, सो ऐसे कुछ नंबर्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये मेरी कंपनी है। ओके, मेरी कंपनी है ABC बायोटेक। अब उस कंपनी में ये सारे लोगों के नंबर है कि एक बंदे ने कितनी चीजें नए बनाई हैं, कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस दी है। सो ये उनके नंबर है। अब मुझे ये पता लगाना है कि किन किन के नंबर 15 से ज्यादा है, किन लोगों ने 15 से ऊपर उन्हें मार्क्स मिले। अब जिसको 15 से ऊपर मार्क्स मिले उसे मैं कुछ और बोनस दूंगा। सो उसे पता लगाने के लिए, अब मान लो हमने तो बहुत ज्यादा छोटी लिस्ट ली है, अब बहुत सारी कंपनीज में बड़ी बड़ी लिस्ट होती है। सो उसे पता लगाने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से इन सब नंबर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब हमें जानना है कि 15 के ऊपर से कौन से नंबर्स आते हैं। सो हमने इन्हें सिलेक्ट कर लिया है। आप ऐसे इस पे क्लिक करके इधर तक शिफ्ट पे दबाओगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स में एंड हम लिख देते हैं ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन हमने क्या सोचा है, 15 होना चाहिए। सो जो भी ग्रेटर देन 15 होगा वो ऐसे रेड में आ चुका है, और जो ग्रेटर देन 15 नहीं है वो आ रहा है हमारे सामने व्हाइट में। अब हमारी तो एक्सेल शीट बहुत ज्यादा छोटी है, बट ये उन एक्सेल शीट में बहुत ज्यादा काम आता है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी के डेटा लिख रहे हो, देन इस सब में बहुत ज्यादा काम आता है। और इतना ही नहीं, आप इसमें बहुत सारी चीजों को ऐसे कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ नंबर्स को, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप ये सब देख सकते हो कि टॉप कौन से आइटम्स हैं। आप डेटा बस लगा सकते हो कि कौन सा कितना बड़ा ग्रेडियंट फिल, देन कलर स्केल्स, ओके, एंड आइकन सेट्स की आपको देखने कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है, कौन सा ठीक ठाक है। तो ये सब आप देख सकते हो, आप अपने हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो। अभी तो बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक था, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इतनी हार्ड होती है। देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक्सेल शीट में कुछ भी हार्ड नहीं है। आप धीरे धीरे सीखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो अभी हम एक और फीचर की बात कर लेते हैं MS एक्सेल में, जो बहुत सारे डेटाबेसेस में काम आता है। मान लो आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़े स्कूल के लिए आप एक डेटाबेस बना रहे हो। सो उसमें हमारे लिए काम आता है डेटा वैलिडेशन। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे रहे कुछ नंबर्स। अब हमारा जो स्कूल है उसमें बहुत सारे लोग हैं, बट मैं क्या चाहता हूँ ये सब उनके रोल नंबर्स हैं। ओके, जितने भी लोग हैं। अब देखो, नॉर्मल शीट से बड़ी होती है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ अपनी एक्सेल शीट पे, इस वाली एक्सेल शीट पे, कि रोल नंबर 15 से लेके रोल नंबर 25 तक जो भी लोग हैं सिर्फ उन्हीं का मैं इधर नाम लिख पाऊँ, बाकी लोगों का इधर नाम ना आए। जैसे कि मान लो रोल नंबर मैं इधर लिख दूँ 29, तो उसका नाम ना है। मैं सिर्फ चाहता हूँ रोल नंबर 15 से रोल नंबर 25 तक। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके, एंड देन उसके बाद हम डेटा पे जाएंगे। सो इधर आपको दिख रहा होगा डेटा वैलिडेशन। अब हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। सो सबसे पहले हम इधर अपनी वैल्यू चूज कर लेते हैं। सो हम चूज कर लेते हैं होल नंबर्स, और इसमें चूज कर लेते हैं डेटा में बिटवीन। अब हम क्या चाहते हैं, रोल नंबर 15 से लेके रोल नंबर सिर्फ 25 तक ही लोग लिख पाए। ओके, हमने इसे ऐसे कर दिया। एंड देन इनपुट मैसेज, कि जब मान लो इस एक्सेल शीट को कोई भी एडिट कर रहा हो तो उसे ये एक इनपुट मैसेज आएगा कि ये गलत है, या कुछ भी हम लिख सकते हैं। सो हम इधर लिख लेते हैं एरर। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, आप हिंदी में लिख सकते हो ये गलत है, ये वो है। ओके, सो हम इसे ओके पे क्लिक करेंगे। अब मान लो हमारी जो ये एक्सेल शीट है हम पहले से रिमूव कर देते हैं। अभी हम डेटा वैलिडेशन इधर लगा चुके हैं। अब हम अपनी डेटा वैलिडेशन लगा चुके हैं। अब मान लो हमने क्या सेट किया था, 15 से लेके 25 तक। अब मान लो कोई बंदा बाद में आके इसमें एडिटिंग कर रहा है, सो वो लिख दे 75।
अभी तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, ये रोल नंबर बहुत बड़ा है। हमने जो सेट किया था वैलिडेशन वो था 15 से 25। सो अगर मैं अभी एंटर पे क्लिक करूंगा तो इधर हमारे पास ये एरर आ जाएगा। सो जो छोटा सा फीचर है डेटा वैलिडेशन, ये आपको अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, बट अगर आप एक्सेल शीट में बड़ी बड़ी डेटा शीट पे काम कर रहे होगे सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। ओके, सो अभी हमने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो अभी हम बात कर लेते हैं पेज सेटअप एंड प्रिंट के बारे में। अब मान लो मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर लिया अपनी कंपनी के बारे में। सो ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज है ये उनके नाम है, ये उनकी एम्प्लॉय आईडी है और ये उनकी सैलरी है। सो मुझे इसे एक पेज के ऊपर प्रिंट करना है और अपने एम्प्लॉयज को ये शीट देनी है। जैसे कि हम सबसे पहले व्यू पे जाते हैं। इन व्यू पे अगर हम पेज लेआउट देखें सो आपको ऐसे दिखेगा कि हमारा पेज अगर प्रिंट होगा तो इस टाइप से प्रिंट होगा। और एक और आप काम कर सकते हो कि आप फाइल में जाके देख सकते हो, प्रिंट में जाके, कि आपको ऐसे दिखेगा कि हमारा जो अगर ये प्रिंट होगा एक पेज पे सो कैसे दिखेगा। सो अभी हम इसे बैक कर लेते हैं। अब देखो आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो पेज है वो कितना बड़ा है। अब उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। इधर आपको ऐसे डॉटेड लाइन्स दिखेंगी पेज के साइड में, आपकी शीट के साइड में। सो अगर हम इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करके देखेंगे सो आपको ऐसे बहुत सारे पेजेस दिखेंगे, जैसे कि ये एक पेज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आप अगर ध्यान से देखोगे सो आपको ऐसे बहुत सारे पेजेस दिखेंगे जिनमें डॉटेड लाइंस हैं। सो एक तरीका ऐसे भी है कि आप ऐसे देख सकते हो कि आपका जो पेज है वो कैसे प्रिंट होगा और ये सब कुछ। और दूसरे तरीका मैं आपको बता दें कि आप व्यू में जा सकते हो, देन व्यू में आप ये सब कुछ देख सकते हो कि पेज लेआउट कैसे हो रहा है, पेज ब्रेकडाउन, ठीक है, जैसे कि हर एक पेज कैसे दिखेगा। अगर हम ये वाला सिलेक्ट कर ले तो हमारा जो एक पेज है वो इधर आ जाएगा। अब अगर आपको अपनी और डिटेल्स फिल आउट करनी है तो आप इधर से लिख सकते हो। अब हम अपने जाते हैं वापस होम पे और अभी हम अपने पेज लेआउट में जाके से व्यू में जाके से नॉर्मल कर देते हैं एंड देन उसके बाद हम अपने होम में आएंगे। सो अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हम अगर फाइल में जाके प्रिंट में देखेंगे सो आपके जो इधर पेज सेट है वो भी A4 हो रखा है। आप अगर किसी और पेज पे प्रिंट कर रहे हो, जैसे कि प्रीसेट तो हमेशा लेटर आता है, सो लेटर को हटा के आपको सिंपली A4 पे क्लिक कर देना है एंड देन उसके बाद हम अभी अपने दोबारा होम पे जाते हैं बैक। एंड अभी जो हमारी जो शीट्स आ रही हैं वो A4 साइज के शीट में फॉर्मेट में आ रही हैं। अब देखो बहुत सारे प्रिंटर्स में तो हम A4 शीट्स में ही प्रिंट करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो अगर हम A4 शीट में प्रिंट करें सो ऐसा कुछ हमारा सेटअप रहेगा। अब देखो हमने ये तो जान लिया कि एक्सेल शीट में हम प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं आपके पेज का सेटअप और ये सब देख सकते हैं। अब मान लो इधर ये भी हमारे प्रिंट प्रीव्यू वाले ये जो कॉलम है ये भी इधर आता है। सो हम इधर मान लो कुछ ऐसा डेटा लिख देते हैं। ओके, हम इसे थोड़ा प्लस करते हैं, जूम इन करते हैं एंड मान लो इधर हम कुछ ऐसे डेटा लिख लेते हैं कुछ भी। ओके, वो इससे रिलेटेड नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी एक्सेल शीट पे जो भी मैं प्रिंट करूँ वो सिर्फ इतना ही आना चाहिए। सो उसके लिए हम जाएंगे पहले पेज लेआउट में। सो उसके लिए हम सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे, अपने इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड प्रिंट एरिया में जाके हम कर सकते हैं सेट प्रिंट एरिया। अब अगर मैं अभी जाके अपना प्रिंट लेआउट देखूँ, फाइल में जाके हम देखते हैं अपना प्रिंट लेआउट। सो हमने जो इधर साइड में और भी बहुत सारा डेटा लिखा था बट हमारे प्रिंट प्रीव्यू में ये सब नहीं आ रहा है। सो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मान लो अपने एक्सेल शीट में कुछ और लिखा हुआ है बट आपको प्रिंट करना है सिर्फ एक ये वाला पोर्शन। अब उसे मान लो अपने गलती से ही कर दिया, ये देखो। अब मान लो आप क्या चाहते हो कि ये पूरा पेज आए, जो भी हमारे पेज है इतना बड़ा वो पूरा इधर आ जाए। सो उसके लिए आप प्रिंट एरिया में दोबारा जाके क्लियर प्रिंट एरिया करोगे और अगर अभी हम अपना प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो जो वो सारी चीज़ें जो मैंने साइड में लिखी है वो भी इधर आएंगी। अब ऐसे अपने हिसाब से अपना पेज सेट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको कौन सा टेबल चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कब चाहिए। सो अभी मैं आपको एक्सेल कोर्स के सब कुछ बेसिक में तो सिखा चुका हूँ। सो अभी हम सीखने वाले फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं अगर आप एक्सेल शीट सीख रहे हो। सो इस सेगमेंट को आप बहुत अच्छे से समझना और मैं आपको एक ही एक्सेल शीट पर सब कुछ समझाने वाला हूँ। अब देखो जैसे कि आप देख सकते हो इधर हमने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर ली है। जो कुछ बच्चों के मार्क्स है वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, इंटरनेट एंड फोटोशॉप। ये पीपीटी पावर पॉइंट है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सब इनके मार्क्स हैं। अब हमें इन सब की मदद से कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है जो है सम, परसेंटेज, सम इफ, काउंट, वी लुकअप, एवरेज, इफ एंड काउंट इफ। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इस सेगमेंट को बिल्कुल भी स्किप मत करना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम सम की बात कर लेते हैं। अब देखो एक बच्चे की तो मैं पहले से कर चुका हूँ, सम निकाल चुका हूँ, परसेंटेज निकाल चुका हूँ, सम इफ, काउंट इफ, वी लुकअप, एवरेज, इफ एंड काउंट इफ। अब हमें क्या करना है, शुभम और बाकी सारे बच्चों के सब निकालने हैं, सम, परसेंटेज और सब कुछ। ओके, सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये वाला सेगमेंट मेरा फेवरेट है।
तो जब भी मैं फॉर्मूलाज करता हूँ मुझे तो मज़ा आ जाता है। अब वो आप पे डिपेंड करते हैं आपको फॉर्मूलाज कैसे लगते हैं। अब देखो थोड़ा सा आपको पहले हार्ड लगेगा, बट अगर आप जैसे ही सीख जाओगे ना ये आपका फेवरेट सेगमेंट बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें शुभम के सारे मार्क्स के हमें से प्लस करना है। तो जो सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला सीखने वाले हैं वो होता है एडिशन का, जो है सम। शुभम ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, फोटोशॉप में जितने भी मार्क्स लेके आया हमें उसे प्लस करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब देखो फॉर्मूला अच्छे समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हो आपको सबसे पहले इज इक्वल टू लिखना है। इज इक्वल टू यानी कि बराबर, सबसे पहले ये वाला साइन आपको डालना है। देन उसके बाद आप जो फॉर्मूला डाल रहे हो उसका सबसे पहले नाम लिखो। अब हम सम कर रहे हैं तो हम लिख देंगे सम। अब मैं सम लिखूंगा तो इधर से आ चुका है, इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा तो अपने बदल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप ऐसे माइनस करके मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे ब्रैकेट कैसे ओपन करना है ये वाला, और आपको ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है। अगर आप कोई और स्क्वायर ब्रैकेट है सब कुछ ओपन करोगे तो आपके फॉर्मूलाज परफॉर्म नहीं होंगे। अब देखो एक तरीका होता है जो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले आपका इधर आ जाता है, देखो ये हमारा सेल है, हमें अब ये सब कुछ को प्लस करना है ना, ये जो भी इसके मार्क्स है। तो सबसे पहले हमारा है B3। अब मैंने आपको सेल्स एंड कॉलम्स तो अच्छे समझाया हुआ है ना, तो हमारा सबसे पहले है B3। सो हम B3 लिख देंगे। देन आप लिख सकते हो प्लस, हम शिफ्ट दबा के से प्लस कर देते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है C3, देन उसके बाद प्लस, देन हम क्या करेंगे D3, देन प्लस। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका है मैं आपको सिखाऊंगा। अभी E3, सॉरी मुझसे गलत नंबर आ गया, E4 आ गया, E3 देन प्लस एंड ये हमारा F3। तो अब इसके बाद अगर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, एंड जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूंगा इसका सम निकल जाएगा। बट अब ये तो आपको बहुत ज़्यादा मैनुअली करना पड़ा, और आजकल की दुनिया में इसे मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, तो हम इजीली कर पाते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ईजी, आपको सिर्फ 2 लेटर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे। देन उसके बाद हम इधर लिखेंगे सम, अपना ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि आप सब देख रहे हो हम अभी रोहित के नंबर्स को प्लस कर रहे हैं। सो अभी हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी सेल रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि हमारी सेल रेंज स्टार्ट हो रही है B4 से, सो हम क्या करेंगे B4। देन उसके बाद आपको इस 2 का इधर ऑप्शन मिलेगा, ये रेशियो एंड प्रपोर्शन में काम आता है ना। देन इस 2 आप कर सकते हो इस वाले तक, यानी कि इतने से इतने तक मुझे सम करना है। अब अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करके इस पे एंटर पे क्लिक करूंगा तो इसका भी सम आ चुका है। और मैं आपको एक्सेल में एक और शॉर्टकट सिखाना चाहता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हो हमने जो फॉर्मूला इधर परफॉर्म किया है, उधर से हमने ये सम वाला फॉर्मूला इधर परफॉर्म करके ये किया। अब मान लो आपको यही सेम फॉर्मूला परफॉर्म करना है इन सारे बॉक्सेस में, ऐसे पर्टिकुलरली जाएगा। सो आप अपने सेल के नीचे से जाओगे तो आपका जो कर्सर है वो से चेंज हो जाएगा, और अगर आप इसे ऐसे नीचे खींचोगे ना अपने जितने भी सेल तक आपको करना है, तो ये पूरे अपने आप फिल हो जाएगा। और क्या आपको ये ईजी लगा मुझे कमेंट से जरूर बताना। वैसे मैं तो पहली बार देखते ही सीख गया था। अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, अब आगे थोड़े हार्ड पे भी बढ़ेंगे। सो अभी हम सम निकालना तो सीख चुके हैं, अभी हम परसेंटेज निकालना सीखते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमें परसेंटेज निकालने के लिए जैसे हम अपनी कॉपी में परसेंटेज निकालते हैं वैसे सेम हमें एक्सेल शीट में भी वैसे ही परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमारा जो सम होता है वो हमारे पास इधर आया हुआ है, शुभम के जितने मार्क्स का सम है। और सेकंड हमें क्या चाहिए, टोटल, यानी कि टोटल कितने मार्क्स आ सकते थे और उसमें से कितने आए हैं। सो टोटल मैंने तो नीचे लिख लिया, टोटल सबके 600 आ सकते थे। सो हम सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इज इक्वल टू का इधर साइन डाल देना है। देन सिंपली आपको परसेंटेज इधर टाइप कर देना है। सो परसेंटेज निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इज इक्वल टू का इधर साइन डाल देंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा सेल है G3, सो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सो हम इधर अपना G3 इधर सेल डाल चुके हैं। देन मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ। अब एक्सेल में इनटू करने के लिए आप एक्स वाला साइन नहीं डालोगे। एक्सेल में इनटू करने के लिए, किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में इनटू करने के लिए आपको ये वाला साइन डालना पड़ेगा। तो इसे हम इनटू करेंगे 100 से, एंड देन उसके बाद हम स्लैश से इसे डिवाइड करके देन इधर हम अपने टोटल मार्क्स लिख देंगे। एंड अगर मैं भी ऐसे एंटर पे क्लिक करूंगा तो हमारी तो परसेंटेज निकाल चुकी है। तो शुभम ने स्कोर किए 34.66667%। अब ये हमारे सिर्फ 2 क्लिक्स का काम है, और कॉपी में हमें इतने ज़्यादा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। सो बहुत ज़्यादा ईजी है। और अगर आपको इधर परसेंटेज का साइन अगर नहीं दिख रहा तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको शुरुआत में नंबर फॉर्मेटिंग सिखा चुका हूँ। सो अभी इधर हम क्लिक करते हैं, एंड अगर हम जनरल पे जाके से परसेंटेज कर देंगे
तो जैसे कि आप देख सकते हो परसेंटेज में आ चुका है, इसे भी हम जनरल में जाके परसेंटेज कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम शुभम की परसेंटेज भी निकाल चुके हैं। अभी हम बढ़ते हैं सम इफ वाले फंक्शन पे। अब मान लो जैसे कि आप देख सकते हो, आपको शुरुआत में भी डाउट आया होगा कि मैंने अपनी एक्सेल शीट में दो बार मोहित का नाम क्यों लिखा है। अब मोहित दो बच्चे हैं हमारी क्लास में, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मोहित के मार्क्स के सम नहीं चाहिए, मुझे दोनों मोहित के मिला के मार्क्स चाहिए। सो इधर से हम क्या कर सकते हैं, सम इफ वाले फॉर्मूला इधर काम आएगा। अब सम इफ वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा बड़े बड़े मान लो टेबल्स मेंटेन कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए, या अपने शॉप के एम्प्लॉयज का टेबल मेंटेन कर रहे हो, तो उसके काम आता है। अब इधर आपको सिंपली क्या करना है, इज इक्वल टू डाल देना, सॉरी मैं प्लस डाल दिया, इज इक्वल टू, देन उसके बाद हम लिख लेते हैं सम इफ एंड इस पे मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो जो ब्रैकेट है खुल जाएगा। अब सबसे पहले हमें अपनी रेंज देनी है। सो रेंज हमारा क्या है, रेंज है हमारी, ये पूरी हमारी रेंज है ना, हमारी ये रेंज है। देन उसके बाद हम अभी कॉमा देंगे एंड देन हमें अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। सो अभी हमें अपना क्राइटेरिया इधर डालना है। सो क्राइटेरिया मतलब कि हमें मोहित का चाहिए, सो हम इधर मोहित का नाम डालेंगे। और आप ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे मोहित का नाम डालोगे आपको डबल अपॉस्ट्रोफी डालना है, देन उसके बीच में हम इधर डाल देते हैं मोहित। और मैं आपको बता दूं जो एक्सेल है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर इधर मैंने मोहित छोटे में लिखा है, सो अगर मैं बाद में जाकर उधर बड़े में मोहित लिखूंगा सो इधर एक एरर आ जाएगा। सो जैसे अपने मोहित लिखा है वैसे ही लिखो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं इधर मोहित लिख चुका हूँ। अब मैं क्या करूंगा, हमने इधर अपने क्राइटेरिया डाल दिए, अब मैं कॉमा करूंगा एंड देन अभी बारी आती है सम रेंज की, कि अभी मुझे फोटोशॉप से उसका मार्क्स चाहिए या सम से चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, इस वाले सम रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन अगर मैं अभी अपना ब्रैकेट बंद करूंगा एंड एंटर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, सो मोहित के जो दोनों सम है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाले मोहित के 255 और फर्स्ट वाले मोहित के 286, सो इन दोनों के सम मिला के हो जाता है 541। और देखा जाए तो ये लोग क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, टोटल हर एक बच्चे के मार्क्स 600 आने चाहिए थे, इन दोनों के मिला के भी 600 नहीं हुए। सो जैसे कि आप देख सकते हो सम इफ आप ऐसे यूज कर सकते हो। अभी हमने नेक्स्ट फॉर्मूला पे बढ़ते हैं जो है काउंट। अब काउंट वाले फंक्शन का तो नाम सुनते आपको समझ में आ चुका होगा कि काउंट हमारे किस काम का आने वाला है। अब मान लो शुभम ने जो भी एग्जाम्स दिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट एंड फोटोशॉप, अब मुझे ये जानना है कि शुभम ने कितने एग्जाम्स दिए। सो मैं तो क्या करूंगा, इज इक्वल टू का निशान डालूंगा, देन उसके बाद मैं इधर लिखूंगा काउंट, देन मैं सिर्फ ऐसे डबल क्लिक करूंगा तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब हम अपने वैल्यूज डाल देंगे। तो हमें शुभम के चाहिए, तो हम इसे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा एंड मैं एंटर पे क्लिक करूंगा। सो इधर मुझे दिख चुका है कि काउंट में 5 आ चुका है, यानी कि शुभम ने 5 एग्जाम दिए। अब ये सब तो मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह सिखा रहा हूँ कि शुभम ने इतने दिए, शुभम ने उतने दिए। सो अब आपको ये कहाँ पे काम आएगा, अब आप एक कंपनी का डेटा शीट मेंटेन कर रहे हो, सो उसमें बहुत ज्यादा काम आता है। सो अभी हम बढ़ते हैं अपने वी लुकअप वाले फॉर्मूला पे। अब ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट होता है, सो हम धीरे धीरे सब कुछ सीखने वाले हैं। और अगर आपको अभी तक ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। और मैं आपको बता दूं कि मैं फोटोशॉप एंड फिल्मोरा के ऊपर भी बेस्ड ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ, सो उन्हें भी जाके देख सकते हो। सो वी लुकअप आपकी पूरी एक्सेल शीट में एक डेटा ढूंढने के काम आता है और विद द हेल्प ऑफ अ क्राइटेरिया, यानी कि आप जानना चाहते हो कि राम ने पावर पॉइंट में कितने मार्क्स स्कोर किए। सो अभी तो हम शुभम का एग्जांपल ले रहे हैं। सो अगर आप जानना चाहते हो कि शुभम ने पावर पॉइंट में कितने मार्क्स स्कोर किए, अब देखो हमारी तो छोटी सी एक्सेल शीट है, सो हमें तो इधर दिख ही रहा है, बट मान लो कि बहुत ज्यादा बड़ी एक्सेल शीट है, उसमें 100 200 एम्प्लॉयज बैठे हैं, सो उसके लिए वी लुकअप बहुत ज्यादा काम आता है। सो वी लुकअप तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी एक्सेल शीट्स में काम आता है, जैसे कि पूरी कंपनी की एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हो। अब इधर तो हमें दिख रहा है कि शुभम के कितने मार्क्स आए पीपीटी में, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा छोटी एक्सेल शीट है। सो तब भी हम सीख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट यूज्ड फॉर्मूलाज हैं। अब मैं आपको सारे भी नहीं सिखा रहा, क्योंकि सारे फिर तो हमारा जो ट्यूटोरियल है वो 24 आवर्स का बन जाएगा। सो हम छोटा सा बनाते हैं और आपको सब कुछ बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो वी लुकअप में अब सबसे पहले हमें जानना है कि शुभम ने पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट में कितने मार्क्स स्कोर किए। तो सबसे पहले हम इधर क्या करेंगे, इज इक्वल टू, देन हम इधर लिख लेंगे वी लुकअप, हम इधर डाल देते हैं वी लुकअप एंड देन ऐसे ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब आप जैसे कोई फॉर्मूला डालोगे इधर आपको दिख जाता है लुकअप वैल्यू, टेबल, देन कॉलम, इंडेक्स, देन उसके बाद रेंज लुकअप। देन वी लुकअप में हम इधर अपना ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देन उसके बाद हमें अपने इधर क्राइटेरिया डाल लेना है। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, शुभम के मार्क्स हमें देखने हैं। सो मैं इधर डालूंगा शुभम, देन शुभम आपको ऐसे नहीं डालना है, ये मेरे लिए भी एक रिमाइंडर था, शुभम आपको डबल कोट्स में डालना है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया क्राइटेरिया हमेशा हम डबल कोट्स में डालते हैं। सो मैं इधर डाल देता हूँ शुभम, शुभम की स्पेलिंग है ये। सो मैं इधर शुभम डाल चुका हूँ। देन इसके बाद हम इधर कॉमा डाल देते हैं एंड कॉमा के बाद आपको इधर दिखेगा
कि आपकी जो शीट है मतलब कौन सी इधर आ रही है। सो पीपीटी हमारा आता है इधर 1 2 3 4। सो इधर नंबर 4 यानी कि डी पे हमारा आ रहा है। सो हम इधर 4 डालेंगे। अब कॉमा डाल के हमें इसकी लुकअप रेंज सेट करनी है कि कहाँ पे ढूंढे। सो हमारा तो ये टेबल है, सो मैंने इधर इसकी लुकअप रेंज इधर सेट कर दी है। अब उसके बाद मैं इधर कॉमा डालूंगा एंड अभी हमें कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है। सो अभी हम जैसे कि देखते हैं अभी पीपीटी कौन से नंबर पे है 1 2 3 4। सो नंबर 4 हम इधर डाल देते हैं। अब रेंज लुकअप तो हम इधर डाल चुके हैं। सो कॉमा डाल के आप इसे 0 कर दो एंड देन अगर मैं अभी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर पे क्लिक करूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर आ चुका है राम ने पीपीटी में 35 नंबर स्कोर किए। अभी एकदम करेक्ट है, जैसे कि देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इजी था। अब देखो अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाले हैं और इनमें मज़ा भी बहुत आता है सब कुछ करने में। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे बढ़ते हैं जो है एवरेज। अब एवरेज तो आप सब जानते हो। अब एक्सेल शीट में एवरेज को इजीली कैसे निकाल सकते हैं। सो जैसे कि देख सकते हो मैं मोहित के लिए तो एवरेज निकाल चुका हूँ। अब हम शुभम के मार्क्स का एवरेज निकालेंगे। सो एवरेज का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें सिंपली क्या करना है, इधर इज इक्वल टू डालना है, देन इधर एवरेज लिख देना है। एवरेज पे से डबल क्लिक करना है, ये ओपन कर लेना है। अब हम अपनी सेल रेंज आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब शुभम के हमें मार्क्स देखने से हम ये कर देते हैं। देन उसके बाद अगर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा एंड मैं भी एंटर पे क्लिक करता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो शुभम की भी एवरेज आ चुकी है, यानी कि उसके हर एक एग्जाम में एवरेज मार्क्स आते हैं 41। सो अभी हमारे पास लास्ट 2 फॉर्मूलाज रह गए। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने इफ फॉर्मूला पे। सो इफ फॉर्मूला आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब इफ फॉर्मूला की मदद से आप अपनी एक्सेल शीट में कंडीशंस लगा सकते हो। अब हम इफ वाले फंक्शन को यूज करना सीखते हैं। अब मान लो हम जानना चाहते हैं ये सब है, इन सब के मार्क्स। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर एक बच्चे के मार्क्स 200 से ऊपर आते हैं तो उसके नाम के आगे आ जाए पास, और अगर किसी के मार्क्स 200 से नीचे आते हैं तो उसके आगे आना चाहिए फेल। सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इफ वाले में जाता हूँ एंड देन उसके बाद आपको सिंपली अपना फॉर्मूला टाइप करना है। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो मेरे साथ करते रहो तो आप अच्छे सीख जाओगे। अब हमें इसके लिए क्या करना है, सिंपली इज इक्वल टू पे क्लिक करना है। देन अभी हम करेंगे इफ एंड इफ पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगा। देन इफ में अपना ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं एंड देन इधर हमें अपनी कंडीशंस डालनी है। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं इफ, देन उसके बाद हमें अपने सम से करना है। सो अभी हम शुभम के लिए करें तो शुभम के लिए ये वाला सेल सिलेक्ट कर लेते हैं G3। इफ G3 इज ग्रेटर देन, आपको ग्रेटर देन का सिंबल डालना है ताकि आइडेंटिफाई करे। इफ G3 इज ग्रेटर देन 200 देन आपको इधर कॉमा डाल देना है एंड डबल कोट्स में आपको लिख देना है पास, यानी कि 200 से ऊपर है तो पास। अब उसके बाद हम पहले इस ब्रैकेट एंड को ऐसे कर देते हैं एंड उसके बाद दोबारा कॉमा डालोगे। सो इधर आपको दोबारा लिखना है इफ एंड हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद हम लिखेंगे G3, दोबारा हम सिलेक्ट कर लेते हैं इधर से अपनी वैल्यू को इज लेस देन, यानी कि हम इधर कर देते हैं ये वाला सिंबल इज लेस देन 200। देन हम इधर कॉमा डाल के इसका नाम डाल देते हैं फेल। सो डबल कोट्स पहले लिखेंगे हम, देन उसके बाद डबल कोट्स में जाके हम कर देते हैं फेल। अब देखो हमें इधर क्या करना है, अपना ब्रैकेट क्लोज कर देना है। सो अभी हमने इधर 2 ब्रैकेट्स ओपन किए, तो 2 ही ब्रैकेट्स क्लोज करने हैं। तो 2 ब्रैकेट्स क्लोज करके अगर मैं एंटर पे क्लिक करूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर तो पास आ गया है। अब देखो इसका तो पास आ गया है। अब हम अपने स्क्वायर वाले इससे सब में इधर डाल देते हैं एंड देन उसके बाद आप ऐसे देखोगे कि एक बच्चा इधर फेल आया है क्योंकि उसके 192 आए हैं। वेरी बैड राम, इसके इतने कम मार्क्स आते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो इफ की मदद से आप कितनी जल्दी से कंडीशंस लगा सकते हो और कितने जल्दी फॉर्मूलाज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जो है काउंट इफ। अब मान लो आपको जानना है कि इस पूरी एक्सेल शीट में कितने बच्चों के कितने पेपर में 70 से ऊपर आए हैं। सो इधर मैं क्या करूंगा, सीधा काउंट इफ का फॉर्मूला इधर डाल लेता हूँ इज इक्वल टू, देन हम इधर लिखेंगे काउंट इफ, देन हम इधर लिख लेते हैं काउंट इफ एंड अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब हमें अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। सो हमारी ये पूरी रेंज है। देन इधर अपने रेंज डाल ली, देन हम कॉमा डाल के इसका क्राइटेरिया डालेंगे। सो हमें क्राइटेरिया डालना है डबल कोट्स में, मैंने आपको पहले बताया एंड इसके क्राइटेरिया में हम लिख लेंगे 70 क्योंकि हम जानना चाहते हैं किसके 70 से ऊपर आए। सो हम ऐसे करके अगर ये ब्रैकेट हम ऐसे क्लोज कर देते हैं एंड अगर मैं भी एंटर पे क्लिक करूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी एक्सेल शीट में सिर्फ एक ही बच्चे के 70 से ऊपर आए। सो वो है मोहित क्योंकि उसके 70 से ऊपर आए। ये हमारा काउंट इफ की कंडीशन थी। सो आई होप आपको फॉर्मूला अच्छे समझ में आ गए हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई हो एंड मैं ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ और अगर मेरे चैनल पे जाओगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। सो बाकी वीडियोस भी जरूर देख लेना, बहुत सारी वीडियोस की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कार्ड में भी बहुत सारी वीडियोस होंगी। सो जाके जरूर चेकआउट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। इस वीडियो को लाइक करो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।